मरम्मत चल रही है जिंदगी की साहब, उठेंगे जल्द ही तूफान बनकर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विवेक अत्रे। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सफलता की ओर विद वीके में। आज हम पढ़ेंगे संविधान का भाग 5, जिसमें हम संघ के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय संघ के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। खटकने वाली आंखों को बोल दो कि अपनी रोशनी बढ़ा लो, अभी हमारा और चमकना बाकी है। यकीन मानिए दोस्तों, जिस दिन आप लग जाओगे उस दिन आपसे जलने वाले लोग भी पैदा होंगे और आपका साथ देने वाले लोग भी उसी दिन पैदा होंगे। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, संविधान का भाग 5। अभी पिछले भाग 4A में हमने 51A आर्टिकल 51A पढ़ा था, मौलिक कर्तव्यों के बारे में। आज शुरू करने जा रहे हैं हम भारतीय संविधान का भाग 5। भाग 5 संघ से संबंधित है, यानी केंद्र सरकार और केंद्र में जितनी भी संस्थाएं हैं, सुप्रीम कोर्ट, राष्ट्रपति इत्यादि, इन सब चीज़ों से संबंधित है। इसमें आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक ये आर्टिकल अपने भाग 5 में आते हैं। इसमें से भी 52 से लेकर के 78 तक संघ की कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका का अर्थ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट है या जो केंद्र सरकार है उसको चलाने वाले लोग। तो अभी शुरुआत करते हैं, एक बार मैं बता देता हूं संघ की कार्यप्रणाली में कौन कौन आते हैं। कार्यपालिका, संघ की कार्यपालिका में अपने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री होते हैं वो, और भारत के महान्यायवादी, ये सब अपने भारतीय संघ को चलाने वाले लोग हैं मुख्य रूप से। इनके हाथों में संघ की कार्यपालिका है। तो अभी आज हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति के बारे में। तो शुरुआत करते हैं आज का लेक्चर। राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। प्रथम नागरिक, इनको भारत का प्रथम नागरिक का दर्जा प्राप्त है। दूसरा, ये भारत के राज्य प्रमुख होते हैं, यानी कि पूरे भारत के सबसे प्रमुख। 51A तक हमने पढ़ा था, अभी हम शुरू कर रहे हैं आर्टिकल 52। आर्टिकल 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा, यानी कि जो राष्ट्रपति पद है उसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 52 में, उसको परिभाषित किया गया है आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 53 में कहा गया है जो ये संघ की कार्यपालिका है उसकी सारी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। मतलब जितने भी सरकारी काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होते हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ आर्टिकल मैं आपको पहले बता देता हूं। देखिए, जिस प्रकार से पूरे केंद्र सरकार में राष्ट्रपति होते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राज्य के हेड राज्यपाल,
मतलब राज्य का सबसे बड़ा संवैधानिक पद राज्यपाल का है। देखिए दोनों में याद हो जाएगा इससे राज्यपाल भी। 52 में बताया गया है पद के बारे में कि राष्ट्रपति का एक पद होगा। 53 में इनकी शक्तियां बताई गई हैं और 54 में इनका निर्वाचन कि राष्ट्रपति को कैसे चुना जाएगा। ठीक है, अब देखिए राज्यपाल क्या है, हमने क्या पढ़ा, जो संघ है अपना भाग 5 में वो आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक है। और ऐसे ही जब संघ के बाद राज्य शुरू हो जाते हैं, राज्यों की सरकारें इत्यादि, तो वो 152 से लेकर के आगे शुरू हो जाती हैं। तो राज्यपाल को हम वैसे बाद में भी पढ़ेंगे पर थोड़ा याद हो जाता है साथ साथ में। तो देखिए 52 में राष्ट्रपति पद है, तो यहाँ 153 में राज्यपाल का पद है। 154 में उसकी शक्तियां हैं, और 155 में निर्वाचन कि कैसे चुनाव होगा राज्यपाल का। अब देखिए इनको याद करने का ट्रिक है अच्छी। देखिए केवल एक एक बढ़ रहा है, +1, यहाँ 52 था और 153 हो गया, इसमें भी एक बढ़ रहा है 54 हो गया, और इसमें भी एक बढ़ रहा है 55 हो गया। तो ये इजीली याद हो जाएंगे, हमें +1 कर देना है बस। ठीक है, उसके बाद इजीली याद हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अभी राष्ट्रपति के बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। अभी हमने आर्टिकल 52 और 53 के बारे में पढ़ लिया। 54 शुरू करते हैं, जिसके अंदर बताया गया है राष्ट्रपति का निर्वाचन। आर्टिकल 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन। दोस्तों साथ साथ में नोट्स बनाते रहना। अपने हाथ से अगर आप नोट्स बनाते हो तो वो चीज़ें ज़्यादा समय तक माइंड में रहती हैं और हम अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो किया जाता है एकल संक्रमणीय विधि द्वारा। इसे समानुपातिक विधि भी बोलते हैं। इसके बारे में अभी हम विस्तार से पढ़ेंगे। देखिए इसमें क्या होता है, मान लो राष्ट्रपति चुनाव के लिए 4 उम्मीदवार खड़े हुए, कोई भी है, 4 नाम है, तो क्या होगा, प्रत्येक जितने भी मत देने वाले लोग हैं, सबसे पहले तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष, इसमें क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जनता भाग नहीं लेती। जो जनता द्वारा चुने गए लोग हैं, वो जो हम सांसद चुनते हैं या जो एमएलए हम चुनते हैं, वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है राष्ट्रपति का। तो इनको ये अप्रत्यक्ष चुनाव कौन कौन करते हैं उसके बारे में पहले थोड़ा जान लेते हैं। राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं जो हमारी लोकसभा के निर्वाचित सदस्य है, प्लस राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है, प्लस जितने भी भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है, यानी एमएलए, विधानसभा के, केवल विधान परिषद के नहीं, विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। और एक और इसमें ऐड हो जाता है, 2 केंद्र शासित प्रदेश अपने, दिल्ली और पांडिचेरी, इन दोनों के अंदर भी विधानसभा हैं, उनके निर्वाचित सदस्य हैं। तो ये 4 लोग पार्टिसिपेट करते हैं, ये 4 जगह के एमएलए या एमपी पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। अब चुनाव कैसे होता है वो देखते हैं। देखिए मैंने आपको बताया एकल संक्रमणीय विधि या समानुपातिक विधि। इसमें क्या होता है, देखिए आपको 4 उम्मीदवार खड़े हो गए हैं। अब जितने भी ये वोट डालने वाले लोग हैं, इनको एक मत पत्र दिया जाता है, और इसके अंदर प्रत्येक जितने भी कैंडिडेट खड़े हुए हैं राष्ट्रपति चुनाव के लिए, उनके नाम लिखे होते हैं, और ये अपनी प्रेफरेंस भरते हैं कि पहले नंबर पे मुझे ये पसंद है, दूसरे पे ये पसंद है, तीसरे पे ये पसंद है, चौथे पे ये पसंद है। वो किसी का भी नाम लिख सकते हैं, उसके सामने जितने भी नाम लिखे हुए हैं उसके सामने अपने अकॉर्डिंग सीरीज देते हैं। तो उस हिसाब से जिसकी ज़्यादा सीरीज हो जाती है वो राष्ट्रपति बनता है। ये था हमारे भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन। और इसके अंदर कोई विवाद
या कोई झगड़ा हो जाए तो उसको देखने का काम करता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय ले दिया राष्ट्रपति चुनाव में वो फाइनल होता है। तो देखिए अभी जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें एमएलए और एमपीज ये दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो एक एमएलए के वोट की जो कीमत होती है, देखिए अलग अलग राज्यों में अलग अलग ज़्यादा एमएलए हैं, किसी में कम है, तो उनको एक समान अनुपात में करने के लिए इसीलिए बोला जाता है समानुपातिक विधि। इसमें क्या करते हैं, उनके वोट की वैल्यू डिसाइड कर देते हैं। एक एमएलए के वोट का जो मूल्य है वो कैसे डिसाइड किया जाता है, एक एमएलए के यानी विधानसभाओं से चुना गया जो विधायक है उसकी, तो उस जिस भी राज्य से वो संबंधित है उस राज्य की कुल जनसंख्या को डिवाइड कर देते हैं उस राज्य के कुल निर्वाचित कुल एमएलए, मतलब चुने गए कुल एमएलए से, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से। तो ये जितनी भी वैल्यू आती है तो वो उस राज्य के एक एमएलए के वोट की कीमत हो जाती है। यह एक सांसद के मत का मूल्य है। एक सांसद के मत का मूल्य कैसे निकाला जाता है, जितने भी टोटल जो एमएलए हैं उनका, जितने भी एमएलए थे उनके टोटल मतों का जो मूल्य बना है उसको डिवाइड कर दिया जाता है। जितने भी एमएलए हर एक राज्य के और दोनों अपने केंद्र शासित प्रदेशों के जो एमएलए हैं उनके वोट है उनकी जो कीमत बनी है उसको अगर हम डिवाइड कर देते हैं टोटल एमपी जो टोटल दोनों लोकसभा और राज्यसभा, उससे कीमत निकल के आ जाती है एक सांसद के मत की। तो ये दोनों हमने पढ़े एमएलए और एमपी के बारे में। आर्टिकल 55 में यही बताया गया है कि समानुपातिक विधि से चुनाव होगा। समानुपातिक व एकल संक्रमणीय विधि से चुनाव होगा। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 56 इसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति कब तक कार्यकाल में रहेगा या पद पर रहेगा। तो वो जब चुना गया उसके 5 साल तक अपने पद पर बना रहेगा। और इसके साथ साथ में पहले ही हो गया। दूसरा, वो अपना अगर मान लो बाई चांस वो पहले त्याग पत्र देना चाहता तो वो अपना त्याग पत्र देगा उपराष्ट्रपति को, और इसके अपने पद छोड़ते ही उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का काम करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता। और उपराष्ट्रपति इसकी सूचना जैसे त्याग पत्र मिलता है इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को देगा। तो ये आर्टिकल 56। तो आर्टिकल 58 आगे आर्टिकल 58 के अंदर राष्ट्रपति बनने के लिए जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन है कि कम से कम ये योग्यताएं अगर आप भारत का राष्ट्रपति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है कि भारत का नागरिक हो, भारत की नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। दूसरा है 35 वर्ष कम से कम आयु होनी चाहिए। तीसरा, वो जो अपनी लोकसभा है उसका सदस्य बनने की योग्यता रखता हो। चौथा है किसी भी लाभ के पद पर ना हो। इसका अर्थ है जो राज्यपाल हैं, सीएम हैं या किसी सरकार में मंत्री हैं, तो ये सब ऐसे पद हैं जो ये लाभ के पद नहीं माने जाते, ये भी निर्वाचित होकर के आए हुए हैं, तो ये राष्ट्रपति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए राष्ट्रपति पद के लिए अप्लाई करने के लिए कम से कम 50 सदस्य, लोकसभा या राज्यसभा के 50 सदस्य आपके नाम का प्रस्ताव रखें और 50 लोग ही अनुमोदन करने वाले हों।
यानी उस प्रस्ताव का समर्थन करने वाले हों, तब जाकर के आप राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ सकते हैं। अगला है, जब आप राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो आपको 15,000 रुपये पहले जमा करवाने पड़ते हैं, जमानत राशि, जिसको बोलते हैं जमानत राशि। यदि आप कुल जितने भी वैध मत हैं, मतलब वैलिड वोट्स हैं, उसका 1/6 अगर आप नहीं ले पाते हैं तो ये राशि जब्त कर ली जाती है। तो ये अपना आर्टिकल 58। आर्टिकल बीच में जो इम्पोर्टेंट ही पढ़ेंगे, हम कंटिन्यू पढ़ेंगे अभी। आर्टिकल 60, इसके अंदर राष्ट्रपति पद के लिए जो शपथ है उसका वर्णन है। तो राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है। इंपॉर्टेंट है। और हमने अभी पीछे पढ़ा, अगर वो त्याग पत्र देता है तो त्याग पत्र किसको देगा? त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को। तो ये दोनों चीजें हमने पढ़ी। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 61 बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें महाभियोग चलाया जाता है राष्ट्रपति पर। यह महाभियोग क्या होता है? ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा आप राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं। इसके बारे में विस्तार से अभी पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं राष्ट्रपति पर महाभियोग। यानी राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने की प्रक्रिया। तो देखिए, संसद, जो भारत की संसद है वो दिल्ली के अंदर है। उसके दो पार्ट हैं, एक लोकसभा और दूसरी राज्यसभा। देखिए, सबसे पहले ये लोकसभा है और ये राज्यसभा। इन दोनों में से किसी में भी प्रस्ताव लेके आएंगे। मान लो, हम मान लेते हैं लोकसभा में प्रस्ताव ले आए राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग का। तो सबसे पहले क्या होगा? इस लोकसभा के 1/4 लोग या 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देंगे। राष्ट्रपति को लिखित में पूर्व सूचना दी जाती है। राष्ट्रपति पर महाभियोग जो चलाया जा सकता है कि वो संविधान के विरुद्ध काम कर रहा हो, तो उस हिसाब से चलता है। तो अब इसमें क्या है? 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को पूर्व में लिखित सूचना देंगे कि आपके खिलाफ हम महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। और फिर 14 दिन बाद, देखिए 14 दिन का समय था, 14 दिन के बाद इसमें जो लोकसभा है उसमें वोटिंग होगी। और अगर इसमें वोट में 2/3 सदस्य इस प्रस्ताव को पारित कर देते हैं, अगर 2/3 लोग इस पर अपनी सहमति दे देते हैं इस प्रस्ताव पर, फिर यह प्रस्ताव आगे जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में भी अगर सेम हो जाता है, 2/3 लोग इस प्रस्ताव पर अगर सहमति देते हैं, तो राष्ट्रपति को हटना होगा। अगर एक में प्रस्ताव पारित हो जाए, दूसरे में ना हो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर दोनों में ऐसा हो जाता है तो राष्ट्रपति को अपने पद से हटना पड़ेगा। तो यह था अपने राष्ट्रपति पर महाभियोग। दोबारा समझिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी में से भी लेके आ सकते हैं, लोकसभा या राज्यसभा, दोनों में से किसी में से भी। हमने माना कि लोकसभा से शुरू हुआ, तो लोकसभा शुरू होगा तो सबसे पहले लोकसभा के 1/4 सदस्य राष्ट्रपति को लिखित में सूचना देंगे कि हम आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। उसके 14 दिन बाद वोटिंग होगी लोकसभा में ही। और अगर वहां 2/3 लोग सदस्य सहमति भर देते हैं कि हाँ, राष्ट्रपति मतलब सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, इनको हटाना है, तो ये फिर प्रस्ताव जाएगा राज्यसभा में। और अगर वहां भी 2/3 लोग सहमत हो जाते हैं तो राष्ट्रपति को हटना होगा। अब देखिए, एक इंपॉर्टेंट बात है, जो देखिए इनका जो महाभियोग है, इन पर केवल एमपीज ने, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के केवल एमपीज ने चलाया है। लेकिन जो निर्वाचन कर रहे थे, चुनाव कर रहे थे, उसमें हर एक राज्य के निर्वाचित एमएलएज भी कर रहे थे। लेकिन महाभियोग में एमएलएज पार्टिसिपेट नहीं करते। तो एमएलएज इस महाभियोग में भाग नहीं लेते।
और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं चलाया गया, अभी तक नहीं चला है भारत में। ये राष्ट्रपति के महाभियोग के बारे में मोटा मोटा जानकारी थी। अभी आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल ये था 61, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम्स में महाभियोग वाला आर्टिकल 61। 62 के अंदर जो राष्ट्रपति के समयावधि से पहले चुनाव, मतलब जो मान लो अभी प्रणब मुखर्जी थे 2012 से लेकर के 2017 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, तो लेकिन जब ये आई थिंक 25 जुलाई होता है, 25 जुलाई 2017 को ये रिटायर हुए थे, तो जो अगले राष्ट्रपति थे रामनाथ कोविंद, वो 25 जुलाई से पहले ही उनकी वोटिंग हो चुकी थी, उनका चयन पहले ही हो चुका था और 25 जुलाई को उन्होंने अगले राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने अपना कार्यकाल शुरू किया 25 जुलाई से ही। यानी कि अगले राष्ट्रपति का चुनाव पिछले राष्ट्रपति के रिटायर होने से पहले ही कर दिया जाता है। तो अभी एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल 65 के अकॉर्डिंग अगर राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे देता है या राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है, राष्ट्रपति के न रहने पर उपराष्ट्रपति उसका शासन चलाता है, यानी उसकी जगह कार्य करता है। यह था हमारा आर्टिकल 65। और आर्टिकल 70 के अंदर क्या है? आर्टिकल 70 के अंदर अगर मान लो बाई चांस राष्ट्रपति भी ना है, मतलब राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी अगर नहीं है, तो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, यानी मुख्य न्यायाधीश। आर्टिकल 70 में अगर आर्टिकल 65 की बात करें तो राष्ट्रपति के ना रहने पर उपराष्ट्रपति काम करेगा, और आर्टिकल 17 में अगर राष्ट्रपति भी नहीं है और उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनकी जगह राष्ट्रपति पद को संभालेंगे। आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 72 क्षमादान, यानी कि भारत के राष्ट्रपति को क्षमा करने की शक्ति दी गई है। ये किन कंडीशन में है? आप जितने भी संवैधानिक विधियों द्वारा संवैधानिक विधि के विरुद्ध कोई किसी को दंड दे रखा हो, यानी कि संविधान को ना मानने वाला, ऐसे कुछ अन्य केसेस जो हैं। दूसरा, सैन्य कार्रवाई हो जिसपे सैन्य अदालत द्वारा, जो हमारी सेनाएं हैं उनकी जो अदालतें हैं उनके द्वारा अगर किसी फौजी को या किसी अन्य को कोई दंड दिया गया है उसको क्षमा कर सकता है राष्ट्रपति। और तीसरा, मृत्यु दंड। तो भारत के राष्ट्रपति को मृत्यु दंड भी माफ करने की शक्ति दी गई है, और इसके विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं बोल सकती, अन्य कोई व्यक्ति कुछ नहीं बोल सकता। आगे बढ़ते हैं। एक समाधान में अपने जो राज्यों के राज्यपाल होते हैं उनके पास भी परमिशन है समाधान करने की, लेकिन राज्यपाल सैन्य राज्यपाल हैं जो, वो सैन्य अदालत द्वारा जो दिया गया दंड है और मृत्यु दंड, इन दोनों को माफ नहीं कर सकते। बाकी राष्ट्रपति किसी के भी मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं या उसको कठोर कारावास, इन चीजों में बदल सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल 77। आर्टिकल 77 में संघ की जो कार्यपालिका है इसके समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम होते हैं। आगे देखते हैं राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां, तो सबसे पहले शुरू करते हैं कार्यकारी शक्तियां। कार्यकारी शक्ति के अंदर जितने भी कार्यपालिका के काम होते हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। कार्यपालिका के जितने भी काम होते हैं वो राष्ट्रपति के
नाम पर होते हैं। दूसरा, ये पहला हो गया। दूसरा, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है प्रधानमंत्री की, उसके मंत्रियों की, ये फर्स्ट हो गया। सेकंड, अपने जो सुप्रीम कोर्ट है उसके चीफ जस्टिस व अन्य जितने भी जज हैं उन सब की, हाई कोर्ट के प्रत्येक राज्य में जितने भी हाई कोर्ट हैं उनके जजों की, चीफ जस्टिस की, अपने यूपीएससी के हेड की, यूपीएससी अध्यक्ष, वित्त आयोग का अध्यक्ष, अपने महान्यायवादी, महानियंत्रक एवं महाभिलेखा परीक्षक, अभिलेखा परीक्षक और राज्यपाल की, ऐसे काफी सारी चीजों की जो हेड हैं उनकी या राज्यपाल इत्यादि की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। तो ये है अपने भारत के राष्ट्रपति की कार्यकारी शक्तियां। आगे बढ़ते हैं, विधायी शक्तियों की बात करते हैं। विधायी शक्तियां हैं कुछ, तो शुरू करते हैं विधायी शक्तियां। तो जिसमें पहला है, जितने भी संसद है उसका जो पहला सत्र होता है, संसद के प्रथम सत्र में, प्रथम सत्र को संबोधित करते हैं राष्ट्रपति। किसी भी लोकसभा को विघटित करना हो, विघटित का मतलब किसी प्रधानमंत्री के पास बहुमत ना हो, या प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए, या मंत्रियों के प्रति अविश्वास मत आ जाए अगर लोकसभा में, तो उस लोकसभा को विघटित करने की पावर भी अपने राष्ट्रपति के पास है। तीसरी, लोकसभा में 2 सदस्य और राज्यसभा में 12 सदस्य है, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राज्यसभा में आर्टिकल 83 के अनुसार और लोकसभा में 331 के अनुसार। चौथा, संसद की बैठक बुलाना, संसद की बैठक बुलाना व बैठक उसको संसद के सत्र को स्थगित करना, ये पावर भी अपने राष्ट्रपति के पास है। पांचवा, अगर मान लो बाई चांस लोकसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों नहीं है, तो राष्ट्रपति अपनी मर्जी से किसी को भी लोकसभा का अध्यक्ष बना सकते हैं राष्ट्रपति, ये शक्ति भी उनके पास है। और जो सबसे मेन है, छठा, संयुक्त बैठक बुला सकते हैं दोनों सदनों की, संयुक्त बैठक। आर्टिकल 108 के अनुसार राष्ट्रपति अपने लोकसभा और राज्यसभा के दोनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं। अगर मान लो बाई चांस कोई विधेयक है लोकसभा में पास हो गया और राज्यसभा में पास ना हो पा रहा हो, तो ऐसे कई मामलों में राष्ट्रपति दोनों सदनों की इकट्ठी बैठक बुला सकते हैं। लेकिन बुलाते राष्ट्रपति हैं, लेकिन इसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है हमेशा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करने का क्वेश्चन है। तो ये थी अपने भारत के राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां। आगे बढ़ते हैं, अगली शक्ति है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्तियां, इसके अंतर्गत न्यायालय से रिलेटेड चीजें आएंगी। तो इसमें सबसे पहली जो मेन चीज है वो है कि राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति करता है। नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। दूसरा है, राष्ट्रपति आर्टिकल 143 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकते हैं, लेकिन इस सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। मान लो कोई ऐसा मामला सामने आ जाता है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की सलाह लेनी जरूरी है, तो सलाह दे सकती है सुप्रीम कोर्ट, लेकिन उसको मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। राष्ट्रपति अपनी मर्जी से उस पर निर्णय ले सकता है, बाध्य नहीं, प्रेसिडेंट बाध्य नहीं है।
अगला तीसरा क्षमादान, हमने पीछे भी पढ़ा, आर्टिकल 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी की भी फांसी की सजा या सैन्य कार्रवाई, सैन्य अदालत द्वारा कोई सजा दी गई है, उन सब मामलों में सजा को माफ कर सकते हैं या उसको कम कर सकते हैं। तो ये शक्तियां अपने भारत के राष्ट्रपति के पास हैं। आगे बढ़ते हैं, कूटनीतिक शक्तियां। कूटनीतिक शक्तियां बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विदेशों में चाहे पीएम जाए या और कैबिनेट मंत्री कोई भी जाए, ये फर्स्ट वाली है, विदेशों में जाकर के जितनी भी संधियां होंगी, संधि डील्स वगैरह जितनी भी दूसरे देशों के साथ होती हैं, वो सब राष्ट्रपति के नाम से होती हैं। यानी कि जो भी प्रधानमंत्री या अन्य कोई गया हुआ है, वो सब भारत के राष्ट्रपति का प्रतिनिधित्व कर रहे होते हैं। दूसरा, विदेशों में राजदूत या उच्चायुक्त अगर किसी को बनाना है तो वो भी राष्ट्रपति बनाते हैं, प्रधानमंत्री की सलाह पर, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति। ये दो प्रकार की कूटनीतिक शक्तियां अपने भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को दी गई हैं। इसी प्रकार से सैन्य शक्तियां हैं। सैन्य शक्तियां में हम लोगों को पता ही है, अपनी जितनी भी जल सेना, थल सेना या वायु सेना, इन तीनों का जो मुख्य सेनापति होता है या हेड सेनापति होता है, वो राष्ट्रपति है। यानी इन तीनों के हेड राष्ट्रपति हैं। ये थी हमारे भारत में सैन्य शक्तियां। आगे बढ़ते हैं, आपातकाल शक्तियां। बहुत इंपॉर्टेंट है। आपातकाल शक्ति में देखिए, इजीली याद हो जाएंगे, 4 का अंतर है। 352, आर्टिकल 352, 356 और 360। 352 के अंदर कोई युद्ध हो जाए, बाहरी आक्रमण या बाहरी कोई दबाव हो, या आंतरिक कलह के कारण, आंतरिक अशांति बोल सकते हैं, इनके कारण अगर आपातकाल लगता है पूरे भारत में, तो आर्टिकल 352 के अनुसार आपातकाल के अंदर जितने भी राज्य हैं वो अपनी सरकार नहीं चला सकते, सारा राजपाट केंद्र सरकार के हाथों में चला जाता है, तो राष्ट्रपति के हाथों में चला जाता है। ये अपना आर्टिकल 352। 356 के अंदर किसी राज्य में अगर सरकार उचित ढंग से नहीं चल पा रही है, हिंसा हो रही है या अन्य कोई कारण है, या किसी पार्टी के पास अगर बहुमत नहीं है, तो वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता है, राष्ट्रपति शासन। और राष्ट्रपति की तरफ से वहां का राजपाट या राज्यपाल द्वारा चलाया जाता है तब तक, जब तक उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। और राष्ट्रपति शासन की एक विशेष बात है, राष्ट्रपति शासन केवल 6 महीने के लिए लगाया जा सकता है। 6 महीने के अंदर चुनाव कराना आवश्यक है उस राज्य में। अगला है आर्टिकल 360। इसके अनुसार वित्तीय, अगर वित्तीय आपातकाल लगाना हो, मतलब आर्थिक आपातकाल, पैसे की कमी या हमारी अर्थव्यवस्था अगर लड़खड़ा जाए, तो उस दौरान जो आपातकाल लगता है वो 360 के अनुसार। इसका अभी तक भारत में प्रयोग नहीं हुआ है। और हमने ये सारी शक्तियां कहां से लिया आपातकाल? हमने जर्मनी से पहले पढ़ चुके हैं हम लोग। और अभी मैं बता देता हूं, भारत में अभी तक 3 बार आपातकाल लगा है। राष्ट्रपति शासन तो लगता रहता है अलग अलग राज्यों में अलग अलग समय पे, पर आपातकाल की बात कर लेते हैं। देखिए 1962 में भारत में पहला आपातकाल लगा, जब भारत और चीन के बीच में युद्ध चल रहा था। इस युद्ध के कारण पूरे भारत में पहला आपातकाल लगा। फिर 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध के कारण
दूसरा आपातकाल लगा। और तीसरा 1975 में आंतरिक अशांति के कारण। आंतरिक अशांति, इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। उस कारण ये लगा। तो वैसे आपातकाल राष्ट्रपति केवल अपनी मनमर्जी से नहीं लगा सकते, उनको राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री और कैबिनेट मंत्री की सलाह लेनी होती है, उसके बाद आपातकाल लगा सकते हैं। अब एक मेन टॉपिक रह गया, वीटो पावर। अपने भारत के राष्ट्रपति को वीटो पावर दी गई है। वीटो पावर में क्या होता है? देखिए, कोई भी विधेयक है जो, वो तभी अधिनियम बनता है जब राष्ट्रपति के साइन हो उस पे। राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही कोई भी विधेयक अधिनियम बनता है। अधिनियम बनता है। तो देखिए, अब राष्ट्रपति के पास मान लो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से कोई विधेयक प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। राष्ट्रपति के पास 3 विकल्प हैं। पहला है उसको स्वीकार कर ले, स्वीकृति दे दे उसको। दूसरा है उसकी स्वीकृति को अपने पास सुरक्षित रखे। इसका मतलब हो गया, ना तो राष्ट्रपति हाँ में ना जवाब दे रहा है या ना में, वो अपने पास अनिश्चित काल के लिए उस विधेयक को, प्रस्ताव को अपने पास रख सकता है। तीसरा है वो पुनर्विचार के लिए भेजे, पुनर्विचार के लिए संसद में भेजे। और ये वीटो भी 2-3 प्रकार की होती है। तो इसमें एक पॉकेट वीटो होती है। पॉकेट वीटो का मतलब ये है कि राष्ट्रपति उसका ना तो हाँ में जवाब दे रहा ना में, उसको अपने पास ही रख लेता है। तो इसका प्रयोग अपने भारत में ज्ञानी जैल सिंह जी ने किया। अपने भारत के राष्ट्रपति हुए हैं ज्ञानी जैल सिंह। उन्होंने भारतीय डाक संशोधन अधिनियम था, उसमें पॉकेट वीटो का प्रयोग किया और उस मामले को अपने पास ही लंबित रखा। उसके बाद दूसरी सरकार जब बदली तब जाकर के उसको दोबारा अधिनियम बनाया गया। तो राष्ट्रपति ने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उसको काफ़ी लंबे समय तक 2-3 साल तक अपने पास सुरक्षित रखा। 1986 की यह घटना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आज हमारा कंप्लीट हुआ राष्ट्रपति। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में और महान्यायवादी के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।